गतिशीलता का मतलब होता है हम मोशन में आ जाएं, आगे बढ़ना। हमारे समाज में सबसे पहले आई वर्ण व्यवस्था, जिसको हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। 4 वर्ण थे और रंगों के आधार पर ये वर्ण बनाए गए थे, जिसमें सर्वप्रथम ब्राह्मण थे और इनका रंग श्वेत बताया गया था, गोरा बताया गया था। इसके बाद क्षत्रिय, इनका रक्त वर्ण था, लाल रंग था। वैश्य इनका पीला था और शूद्र इनका काला रंग। तो इसके आधार पर वर्ण व्यवस्था समाज में आई। वर्ण व्यवस्था पहले जटिल नहीं थी, कठोर नहीं थी। वर्ण बदले जा सकते थे कार्य के आधार पर, सबके कार्य भी बांटे गए। लेकिन जैसे ही जाति व्यवस्था आती तो समाज में गतिशीलता आ गई, समाज आगे बढ़ने लगा। गतिशीलता का मतलब होता है आगे बढ़ जाना। वर्ण व्यवस्था के नियम कठोर हुए तो एक वर्ण का व्यक्ति फिर वर्ण नहीं बदल पाता था। पहले वर्ण बदल जाते थे, कार्य के और रंग के आधार पर वर्ण बदले जा सकते थे। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था के नियम कठोर हो गए तो फिर वर्ण नहीं बदले गए और फिर जाति आई, जिसका निर्धारण जन्म के आधार पर होता है, वो जाति हुई। और जाति आने से समाज में क्या गतिशीलता आई, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती। जो भी जटिलताएं थी वर्ण व्यवस्था की, ये शास्त्रों में एक शब्द का वर्णन है जो है जाति, इससे स्पष्ट हो जाती हैं। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। जैसे वर्ण जन्म पर आधारित था, वैसे ही ब्राह्मणीय पद्धति में जाति भी जन्म पर आधारित थी। किंतु वर्ण जहां मात्र 4 थे, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वर्ण तो कितने थे? 4 थे, लेकिन जातियों की संख्या निश्चित नहीं थी। कितनी जातियां हैं ये जन्म के आधार पर थी, लेकिन इनकी संख्या निश्चित नहीं थी कि जातियां हैं कितनी। वस्तुतः जहां कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, जब भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदाय से आमना सामना हुआ, ब्राह्मणीय व्यवस्था क्या कहती है? जन्म के आधार पर जाति, जन्म के आधार पर वर्ण। लेकिन जब नए समुदाय से इनका आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद, मान लेते हैं नया समुदाय है, जंगल में रहने वाले निषाद, जिनमें एकलव्य भी था, या फिर व्यावसायिक वर्ग या कोई व्यावसायिक वर्ग, जैसे स्वर्णकार। स्वर्णकार मतलब सोने का कार्य करने वाले व्यक्तियों को स्वर्णकार कहा जाता है, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था। स्वर्णकार को 4 वर्णों वाली व्यवस्था में नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि पहले वर्ण का काम हो गया शिक्षा देना, भिक्षा लेना, यज्ञ कराना वगैरह वगैरह, ब्राह्मणों का काम हो गया। क्षत्रिय का काम राज्य की रक्षा करना, राजकाज करना, योद्धा संबंधी कार्य हो गए थे। वैश्यों के लिए कृषि, व्यापार और गौपालन, और शूद्रों को इन तीनों वर्णों की सेवा करना। अब स्वर्णकार का तो इसमें काम मिल ही नहीं रहा है, कहीं नहीं मिला ना स्वर्णकार का। तो वो क्या कहते हैं? स्वर्णकार जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। अब उनको जाति में ले गया जा करके। वर्ण व्यवस्था से अब अपन आगे बढ़े, यानी क्या हो रही? गतिशीलता हो रही, तो हम जाति में पहुंच गए। जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, एक जाति की एक जीविका, एक व्यवसाय होता था। हर जाति की एक एक जीविका होती थी, एक एक व्यवसाय होता था। उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। कुछ श्रेणियों में बांट देते थे, उच्च में श्रेणी, निम्न श्रेणी, एक ही जाति को। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है। इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमको कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद हैं। जैसे ये समुदाय बनाए गए कर्म के आधार पर, कौन सी जाति का क्या व्यवसाय है, उससे उसकी जीविका चलती है, उसके आधार पर जो बनाए गए, इनका लेखा जोखा कम मिलता है। जैसे कि मंदसौर, मध्य प्रदेश की बात करें, मंदसौर से मिला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी का है। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। मंदसौर में एक अभिलेख मिला है और उसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का पता चलता है। रेशम के बारे में तो हमने बताया था, एक कीड़े से प्राप्त होता है। कीड़े का घोंसला होता है,
उस घोंसले से रेशम निकाली जाती है और उसके वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये बुनकरों का वर्णन मिलता है वहाँ पर कि एक जाति ये बुनकरों की भी उस समय थी, जो मूलतः लाट यानी गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहाँ से मंदसौर चले गए थे। जो बुनकर थे रहने वाले कहाँ के थे? लाट यानी कि गुजरात के थे, और मंदसौर ये आ गए थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। मंदसौर को क्या किस नाम से जाना जाता था? दसपुर के नाम से। पहले मंदसौर नहीं था, इसका नाम था दसपुर। इसी प्रकार पहले विदिशा नहीं, इसका नाम था बेसनगर। विदिशा का नाम था पहले बेसनगर। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहां के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। यानी इन बुनकरों ने देखा था कि दसपुर के राजा महान हैं और अच्छे राजा हैं, तो इस प्रकार वो उसके राज्य में बसना चाहते थे, इसलिए गुजरात के लाट से दसपुर आ गए थे वो। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी, कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। यानी जाति के जो सदस्य थे एक व्यवसाय तो करते थे, साथ साथ और में भी संलिप्त हो जाते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। अगला एक स्रोत है रेशम बुनकरों ने क्या किया, इसको देख लें। निम्नलिखित अंश संस्कृत के एक अभिलेख से उद्धृत है। कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है। कुछ लोग क्या? संगीत से बड़ा प्रेम है। जहाँ संगीत की बात आती है पहुँच जाते हैं बेचारे और बड़े प्रसन्न होते हैं। जो कानों को प्रिय होता है उनके कानों को भी प्रिय होता है। अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों का, यानी कई उत्तम जीवनियों के रचनाकारों का कई लोगों को गर्व है। इस तरह के अनेक कथाओं से परिचित हैं। विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन हैं। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं। इसी तरह अपने पर निग्रह रखने वाले वैदिक यानी खगोल शास्त्र में पारंगत हैं। अन्य जन युद्ध करने में सूरवीर शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। यानी केवल हम बुनकरों से यही नहीं देखते, बुनकरों ने क्या क्या काम किया। बुनकरों ने केवल बुनाई ही नहीं की, कुछ संगीत के प्रेमी थे, कुछ जीवनियों के रचयिता थे, कुछ कथाओं से परिचित थे, उत्तम व्याख्यान लिखे उसमें तल्लीन थे, कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में थे। बुनकरों ने भी अलग अलग अपनी वो बना ली थी, केवल बुनना ही उनका काम नहीं था, और भी उनके काम थे। यहाँ बणिकों की स्थिति, अब हम बणिक की बात करते हैं। बणिक तो आप जानते होंगे किसे कहते हैं? जिसको हम बनिया बोलते हैं उसको बणिक कहते हैं। बणिक ऐसी कोई बात नहीं है भी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अपन किसी का तो बणिकों की स्थिति क्या थी? संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए? व्यापारियों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? वणिक। जो व्यापार करते थे वो कौन थे? वणिक। संस्कृत के ग्रंथ में लिखा है वणिक एक जाति नहीं है, बल्कि ये व्यापार करने वालों को वणिक कहा जाता था। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया जाता है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम। शूद्रक ने एक नाटक लिखा है मृच्छकटिकम। इस बात को याद रखना, मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? शूद्रक। में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। नायक उसके चारुदत्त हैं मृच्छकटिकम में, और वो ब्राह्मण हैं, लेकिन उन्हें वणिक बताया गया है कि वो व्यापारी की तरह थे। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया। 2 भाई थे, वो कैसे थे? क्षत्रिय वणिक थे, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया था। क्षत्रिय भी थे वो और वणिक भी थे। तो यहाँ वणिकों की स्थिति हमने आपको बता दी कि ब्राह्मण भी वणिक होते थे। वैसे वणिक का अर्थ होता है व्यापार करना। कुछ क्षत्रिय भी वणिक होते थे।
अनुज हमें समय